हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट गाइस। 2-3 दिन से करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पा रहे थे, सॉरी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। आज से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो करंट अफेयर्स है वो रिगार्डिंग है न्यूमोकोनिसिस। न्यूमोकोनिसिस एक ऐसा डिसीज़ है जो कि लंग से रिलेटेड होती है या फेफड़ों से रिलेटेड होती है। अगर आप केबीसी फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर दो पर्सनैलिटीज़ आई थी जो कि आजीविका जो संस्थान है उससे संबंधित थे। अभी जो स्पेशल एक एपिसोड आया था उसमें आपने देखा होगा, तो उन्होंने एक बीमारी की बात कही थी, सिलिकोसिस। और ये जो संस्थान थी जो आजीविका थी वो माइग्रेटरी लेबर्स जो होते हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए काम करती है। तो उन्होंने एक डिसीज़ का नाम कहा था जिसका नाम था सिलिकोसिस। तो ये जो सिलिकोसिस है ये भी लंग से रिलेटेड ही डिसीज़ है। अब न्यूमोकोनिसिस और सिलिकोसिस ये दोनों लंग डिसीज़ कैसे होती है, तो इसका कारण है धूल के कण या डस्ट। डस्ट या तो अगर आप पत्थरों को काटने का काम कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो भी ये डिसीज़ हो सकती है, या आप कोल माइन या कोयले से रिलेटेड खदान या ऐसी कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पर कोल जो है यूज़ में आता है, तो उससे जो डस्ट होता है उससे जो लंग्स है वो बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने पहली बार ये नीति लेकर के आए हैं जो कि न्यूमोकोनिसिस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए, साथ ही साथ उसको रिहेबिलिट करने के लिए ये पॉलिसी लेकर के आई है। तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जो कि ये नीति लेकर के आया। अब न्यूमोकोनिसिस अफेक्ट कैसे करता है, जैसे आप सब जानते हैं हमारे लंग्स या फेफड़ों का सबसे अंतिम सिरा जो होता है वो होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो जगह होती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन और इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन ये जो होता है टिश्यूज़ में या सेल्स में होता है। तो एल्वियोलाई वो टिश्यू है जो कि गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। और न्यूमोकोनिसिस का ही एक प्रकार होता है ब्लैक लंग, जो कि कोल की वजह से होता है। तो न्यूमोकोनिसिस के अलग अलग प्रकार हैं। अब राजस्थान इसमें आ गया है, इसलिए हम राजस्थान के बारे में कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। राजस्थान को स्टेटहुड मिला था 1949 में, 1949 में मिला था। इससे पहले राजपूताना जो है वहाँ वो जो ब्रिटिश डोमिनियन है उसका पार्ट बना था। उसके बाद से आप रेस्ट इज़ अ हिस्ट्री की कैसे कैसे स्टेट्स बनते गए, ऐसे ही एक स्टेट बना राजस्थान 1949 में। अब राजस्थान के अगर हम देखें भारत के जीडीपी में, तो भारत की जीडीपी के हिसाब से अगर स्टेट वाइड आप जीडीपी को डिवाइड करते हैं तो 7वें रैंक पे ये, पॉपुलेशन के हिसाब से भी 7वें रैंक पे, मतलब जनसंख्या के हिसाब से भी 7वें रैंक पे है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम होती है वो है 1,18,000, 1,18,000 पर कैपिटा इनकम होती है। और इसकी जीडीपी का आकार अगर देखें तो वो होता है 10.20, मतलब 10.20 लाख करोड़ रुपीज़ इसकी जीडीपी का आकार है राजस्थान का। तो अब इनके जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत जी, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है कालराज मिश्रा। तो ये हो गई इनकी गवर्निंग बॉडी। अब यहाँ पर बात करते हैं टाइगर रिजर्व। कल मैंने आपको जब फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग एमसीक्यू करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी। तो बाघ परियोजना का की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1973 में हुई थी बाघ परियोजना की शुरुआत। अब राजस्थान आ गया, तो राजस्थान से रिलेटेड भी आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। पहला है सवाई माधोपुर में, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जिसको, केवलादेव घाना। दूसरा है सरिस्का जो कि अलवार में है, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स जो कि है कोटा में। तो 3 टाइगर रिजर्व सबको पता चल गए। और सरिस्का जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो इतनी बातें आपको राजस्थान के बारे में याद रखनी है। राजस्थान अभी टॉपिक में आया था इसलिए मैंने इतना डिटेल आपको बता दिया। ऐसे ही अगर कोई भी स्टेट आता जाएगा करंट अफेयर्स में तो हम उसको कम्प्लीटली रीड करते जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस पार्टी द्वारा केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान यात्रा शुरू की जाएगी? ठीक है, तो आप सब जानते हैं अभी हाल ही में जो फार्मर्स बिल है वो आया था, और इसी के चलते जो एमएसपी थे, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं हम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको 1.5 गुना किया गया था। ठीक है, तो 1.5 गुना एमएसपी हुए थे। साथ ही साथ इस बिल को राज्यसभा में पारित कर दिया गया था। तो अब जो ये बिल है इसके विरोध में कुछ जो फार्मर्स थे वो तो इसके सपोर्ट में थे, कुछ फार्मर्स जो है सपोर्ट में नहीं थे।
और इसी तरीके से ये पॉलिटिकल एजेंडा भी अब बन गया है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का। सो कांग्रेस अभी इसके खिलाफ जो है वो यात्रा शुरू करने वाली है, जो कि किसान बिल लाया गया था। अब इसरो 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो भारत का हो गया इसरो, है ना। इसरो भारत की जो स्पेस एजेंसी वो है, साथ ही साथ फ्रांस और रशिया का रॉसकॉस्मस और फाइन का आईसीएस, ठीक है। ये सारे मिल करके अब वीनस और या शुक्र पर 2025 में एक मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। तो 3 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है, भारत, साथ में रशिया और एक और कंट्री फ्रांस। फ्रांस, ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं वो अपना स्पेस मिशन अभी प्लान कर रहे हैं 2025 में वीनस या शुक्र ग्रह के लिए। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस कब घोषित किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया गया है 2 अक्टूबर को, गांधी जी की 150th एनिवर्सरी, ठीक है। इसके उपलक्ष्य में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा जो होती है उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस वो मनाना जा रहे हैं हम 2 अक्टूबर 2020 से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने नीति आयोग ने SOI की जो डिकार्बोनाइजेशन है उसके लिए साइन किया है? देखो, डिकार्बोनाइजेशन है वो उसी से संबंधित, जैसे आप सब जानते होंगे पेरिस कन्वेंशन हुआ था। अभी ये पेरिस कन्वेंशन क्या हुआ था ये भी मैं बता देती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, पर्यावरण में जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके ऊपर पेरिस में एक कन्वेंशन किया गया था। उसके आधार पर ये कहा गया था कि अब हमको जो भी हम कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें कमी लाने की आवश्यकता है। इसके कारण ही ग्लोबल वार्मिंग को और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। तो अपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी ने एक ओथ के तहत एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया था कि हम इतना प्रतिशत प्रेजेंट डे से या 2010 को बेस मानते हुए या किसी एक पर्टिकुलर ईयर को बेस मानते हुए हम हमेशा क्या करेंगे, इतने इतने परसेंटेज की कार्बन उत्सर्जन की कमी करेंगे। तो भारत ने ये तय किया था कि वो 2030 तक 33% या 2030 तक 33% कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाएगा प्रायर टू पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो इसी सिलसिले में अभी डिकार्बनाइजेशन मतलब कार्बन उत्सर्जन को कम करने की ही बात है ये भी। तो ये जो SOI है ये साइन की गई है नीदरलैंड्स के साथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। तो गाइस आज के करंट अफेयर्स होते हैं यही ख़त्म। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।